बोर्ड पे जो लिखा है वो देख लीजिए। स्वगत कथन क्या होता है ये आपको पहले भी समझा चुके थे। नाटक में उसको गतिशीलता देने के लिए स्वगत कथन होता है। स्वगत कथन मतलब अपने आप से बोलना। तो मंच पर जब हम अपने आप से बोलते हैं वो माइक में घुसता है। ये दिखाते हैं कि अपने आप से जो अभिनेता है या अभिनेत्री है अपने आप से बात कर रही है। उस दृश्य को, उस मनोव्यथा को, उस चीज को समझाने के लिए ये स्वगत कथन होता है। ये जो है गतिशीलता देती है उस नाटक को, उस कहानी को। तो इसलिए नाटक में स्वगत कथन होता है। हर चीज अभिनीत नहीं होती। ठीक है। अर्थ भी हमने लिख दिया है। कल पूछा था कि प्रियंगु मंजरी कौन थी? राजदुहिता थी। राजदुहिता मतलब राजा की पुत्री। राजा कौन था? विक्रमादित्य था। ये भी कल पढ़ा चुके हैं कि विक्रमादित्य के मरने के बाद कालिदास ने स्वीकार किया कश्मीर का शासक बनना। कालिदास जब कश्मीर के शासक बन गए तो क्या हुआ? वहां विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह क्यों शुरू हो गया? वो स्वीकार नहीं कर रहे थे कालिदास को। वो अपने राजा विक्रमादित्य को ही चाहते थे और वो चाहते थे ऐसा ही दयालु सक्षम राजा आए। कालिदास तो उदासीन थे राजनीति के प्रति। वो राजनीति क्या जानते थे? उनके कलम में तो शक्ति थी, उनके तलवार में, हाथ में वो शक्ति नहीं थी। वो तलवार उठाना नहीं जानते थे, वो कलम उठाना जानते थे। और उनको ऐसे व्यक्ति को जब राज सिंहासन दे दिया तो किस प्रकार वो प्रजा की सुनेंगे, क्या न्याय करेंगे, क्या उचित न्याय करेंगे? ये चीज तो नहीं हो सकता है। और वो उदासीन भी थे इन सब के प्रति, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था राज्य के प्रति। तो कालिदास की इस उदासीनता के कारण प्रजा ने उन्हें क्या किया? इनकार कर दिया राजा मानने को और विद्रोह के सिर उठने लगे। वहां विद्रोह होने लगा। तो ये अंक 3 की शुरुआत में बताया गया है कि मातुल भीगते हुए आते हैं मल्लिका के घर। मातुल जो राजमहल जा चुके थे कालिदास के साथ, उज्जैन गए थे और वहां के जो चिकने पत्थर होते हैं संगमरमर के, उनको आदत नहीं थी चलने की, वहां फिसल गए। और फिसल कर क्या हुआ? उनका पैर टूट गया। तो यहाँ कल हमने समझाया था, आज नए बच्चे आए हैं फिर से हम समझा दे रहे हैं। यहाँ एक वर्ड आता है संक्रांति काल। संक्रांति काल, इसका मतलब हम समझा रहे हैं कि देश उस समय जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद ये प्रकाशित हुआ है। आषाढ़ का एक दिन उसके बाद प्रकाशित हुआ है। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद हर कोई संघर्षरत था अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने विचारों में परिवर्तन लाने के लिए। कुछ पुरानी और नए विचारों में टकराहट थी। तो उस समय की कहानी है ये। कोई गौरव गान नहीं है, कोई इतिहास का गौरव गान नहीं है, कोई पुराणों की कहानी नहीं है। एक ऐतिहासिक व्यक्ति कालिदास की हमें चर्चा मिलती है इतिहास में। बस उस व्यक्ति को समझा कि वो सुख वैभव का भी लालची था, लोभ था। तो उसने जो है कैसे राजपाट अपना लिया अपनी प्रेसी को धोखा देकर। यहाँ कल्पना करके मोहन राकेश ने ये नाटक लिखा। ये काल्पनिक है नाटक, लेकिन कुछ वास्तविकता ये है, यथार्थवादी है नाटक। यथार्थवादी मतलब हमने ऊपर लिख दिया है जीवन की सच्चाई। सच्चाई बता रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या सच है, हम उससे क्यों दूर भागते हैं। ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जीवन का सच क्या है। छोटी सी उम्र में लोग प्रेम की तरफ भागते हैं और सोचते हैं प्रेम ही सब कुछ है, उससे जीवन चल जाएगा। तो फिर आत्महत्या क्यों करते हैं, क्यों भागने लगते हैं? हाँ। तो जीवन की सच्चाई सबको मालूम होनी चाहिए। जीवन की सच्चाई है कि प्रेम को आधार मानकर ही जीवन नहीं चल सकता। उसके लिए कुछ भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। जीवन में कुछ स्थूल वस्तुओं की आवश्यकताएं होती हैं और उसके लिए हमें परिश्रमरत भी होना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। केवल प्रेम प्रेम का नारा लगाकर हम जीवन नहीं बिता सकते। कुछ अपनी आवश्यकताएं भी होती हैं। यहाँ मोहन राकेश जी ने अपने नाटक के द्वारा ये पाठकों को, दर्शकों को ये बताया है। तो अंक 3 में हम आ जाते हैं। कालिदास के बारे में मातुल बताते हैं। वो भीगते हुए हाँ आते हैं और भीगते हुए बता रहे हैं कि संक्रांति काल क्या है।
यहाँ पर वो स्वतंत्रता के बाद बताया कि जो मनुष्य जो लड़ रहा है, तो एक जो छोटे से घर में आर्थिक अभाव में रह रहा है और अचानक पहुंच जाता है राजमहल में, तो दो विरोधाभास उसके अंदर होने लगती है, दो बातें होने लगती है। जहाँ वो गरीबी में पला बढ़ा, उसी का आदी हो गया, अभ्यस्त हो गया। अब जब बड़े अच्छे घर में चला गया तो वहां क्या हुआ, आगे प्रतिहारी है, पीछे प्रतिहारी है, मतलब अंगरक्षक चारों ओर चल रहे हैं। तो सोच रहा है क्या है, मैं किसके सामने हूँ, मेरा रुतबा क्या हो गया। और चिकने पत्थर जब मिल गए तो उसका पैर टूट गया। मतलब ऐसे समय को पाकर जब अपने को थोड़ा ऊंचा लोग समझने लगते हैं, तो उसके अंदर जो द्वंद होता है, अंतर द्वंद होता है, वो मातुल के जरिए, मातुल के माध्यम से ये लेखक ने दिखाया है, नाटककार ने ये दिखाया है कि उस समय कैसी अवस्था होती है। मातुल अभ्यस्त है अपने गांव का, मिट्टी का, उस मिट्टी पर वो पाँव जमा कर रखता है। अब यहाँ भी प्रियंको मंजरी जब आई तो इनके घर को तोड़वा कर उसका परिसंस्कार कर दिया, नया एक बढ़िया घर बना दिया जिसमें संगमरमर लगे हुए हैं। अब यहाँ भी मातुल जब उस मिट्टी को नहीं पाता जहाँ वो पाँव जमा कर रखता था, यहाँ भी डरता है चलने से। क्यों? क्योंकि यहाँ की भी जमीन, पृथ्वी जो उसकी भूमि है वो क्या हो गई है, संगमरमर की हो गई है। तो व्यक्ति जब अपने से ऊंचा बनता है तो उस लायक बनने के लिए भी उसको कुछ करना पड़ता है, कुछ समय लगता है कि उसका अभ्यस्त। ठीक है, केवल लोभ करने से नहीं होता, लोभ करने से हम पा गए, लेकिन उसके योग्य हम कैसे बने वो धीरे धीरे वो भी अपने अंदर आना चाहिए। तो ये संक्रांति काल की कहानी है, उसको मातुल के जरिए इन्होंने मोहन राकेश जी ने बयां की है अपने कलम के माध्यम से। तो हम पेज नंबर 91 पर थे। मातुल यहाँ आके मल्लिका को बता रहा है कि कालिदास जो है एक सैनिक आहत होके आया है, वहां विद्रोह हो गया है कश्मीर में, और कालिदास जी ने संन्यास ले लिया है। और कहा कहाँ चले गए हैं, काशी। तो मल्लिका हतप्रद हो जाती है, वो पूछती है कि नहीं, ऐसा हो नहीं हो सकता है। तब मातुल कहते हैं, पेज नंबर 91 नीचे का पैरा है, नहीं उज्जैनी नहीं गया, वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मतलब यहाँ ये भी बताया था कि मातुल अपने ही बातों के विरोधाभास में फंसा रहता है। वो सोचता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी संभव है और ये असंभव भी है। तो इस तरह की विरोधाभास की बातों में वो फंसा रहता है। आगे चल के सुनिएगा उनकी बातें। तो यहाँ कह रहे हैं कि कालिदास जो एक काव्य सृजन शक्ति है उसमें, वो राजनीति में क्या करेगा, राजनीति उसे अच्छी नहीं लगती है। पर वो प्रियंको मंजरी ने यही प्रयास किया था कि यहाँ की पत्थरें, प्रकृति का वातावरण, चित्र, कुछ सामान, कुछ बच्चे, हरिण शावक ये सब ले जाएं जिससे कालिदास का मन लगे। पर कितना अथक प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कालिदास को अपनी मातृभूमि की ही याद सताती रहती है। मैं समझता हूँ, ये अंडरलाइन कीजिए, ये अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। अंडरलाइन कीजिए, दुविधा में मत रहिएगा। यहाँ मातुल कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है। इसका आशय समझ लीजिए कि मैंने जो सोचा, जो विचारा, जब विचार कर लिया कि हाँ ये सही है, सत्य है, लेकिन क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसका उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। मतलब मैं जब मानने लगता हूँ कि जो विपरीत बातें हैं वो सच है, ठीक है मैं ही गलत हूँ, वो विपरीत बातें ही सत्य है, तब क्या होता है, वो भी उल्टा हो जाता है। तब वो विपरीत बातें भी सत्य होने लगती हैं, ठीक है, असत्य होने लगती है। तो यहाँ दुविधा दिखाया है मातुल को कि हमेशा अपने को विरोधाभास बातों में रखता है, ना वो इधर की सोच पाता है ना उधर की, दोनों तरफ वो दोनों नाव पर पैर रखता है, वह सदा झूठ होता है। इससे अब नेक्स्ट पेज 92,
इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो सत्य क्या क्या हो सकता है। उसने संन्यास ले लिया है या नहीं। मैं तुमसे कहूंगा संन्यास ले लिया, तो अभी तुमने कहा कि नहीं संन्यास नहीं ले सकता। तो अब तुम निर्णय कर लो कि कालिदास ने क्या संन्यास लिया है या नहीं लिया है। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया। अब यहाँ काली जो बताए थे ये कि संन्यास ले लिया, यहाँ बता रहा है मातुल कि उसने संन्यास नहीं लिया। इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि संन्यास नहीं लिया, और चूंकि मेरी बातें उल्टी ही होती है, मैं जो सोचता हूँ जो विचारता हूँ जो समझता हूँ उसका उल्टा होता है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया है। तो अब ये समझ जाओ कि उल्टा होने के कारण सत्य क्या होना चाहिए कि उसने संन्यास लिया और काशी चला। यहाँ मातुल की बातें स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई सबको कैसे विरोधाभास बातें हैं। इसको समझने में मुश्किल होता है, और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आएगा और आपकी लेखनी सही चले, गलत ना हो, इसलिए समझाया है। मल्लिका, नहीं यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मल्लिका को विश्वास नहीं है कि कालिदास जिसके लिए उसने इतना त्याग किया और उस स्थिति पर पहुंचकर उस सीढ़ी पर चढ़कर कालिदास संन्यास ले लेगा, ये मल्लिका विश्वास नहीं करती कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता। मातुल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता। मतलब मैंने अभी कहा कि उसने संन्यास लिया काशी चला गया, देखो तुमने क्या कहा कि नहीं ये सत्य नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरी बातें फिर झूठी निकली। इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, वह काशी गया है तो मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी झूठा हूँ, ये तो ठीक है। मतलब कहता है कि ये बड़ा ये है कि मैं इधर कहूँ तो वो भी झूठ, उधर कहूँ तो वो भी झूठ, तो मेरी बातें कभी सत्य ही नहीं होती। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती है। यहाँ मल्लिका का कुछ स्वगत कथन है, अपने आप से कुछ कथन कहती है, तो उसके अंदर की जो व्यथा है, जो परेशानी है, जो कष्ट है, वो आपके सामने आएगा। ये कथन अच्छी तरह से पढ़िए। किसी से वो कह नहीं रही है, अपने आप से कह रही है, कालिदास को प्रत्यक्ष मानकर। हाँ, कालिदास को भी मानकर कि जैसे उससे कह रही है, मल्लिका कह रही है। नहीं तुम काशी नहीं गए, मतलब वो समझ रही है कि कालिदास है, मैं उससे बात कर रही हूँ। तुमने संन्यास नहीं लिया, मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। एक विश्वास है, अपने प्रेम पर अभी भी विश्वास है, तो वो विश्वास होने के नाते वो कह रही है कि कालिदास नहीं, विश्वास नहीं मानता मन, तुम संन्यास नहीं ले सकते, तुम नहीं गए, क्योंकि मैंने ही तुमको भेजा था इस आशय से नहीं कि तुम अंत में सन्यासी बन जाओ। यहाँ मल्लिका अपने को विश्वास दिला रही है। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम आज जाकर कहीं का शासन भार संभालो, मैंने तुम्हें राजकवि पद पर आसीन होने के लिए कहा था, वो पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कहा था, तुम्हारा मान बढ़े, तुम्हारा सम्मान बढ़े। मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम जो है शासक बनो, शासन संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं की थी। देखो प्रेम की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मल्लिका आज अपने कथन के द्वारा, स्वगत कथन के द्वारा बता रही है कि प्रेम कितना कोमल, निश्चल, कितना पवित्र है। कालिदास चला गया, उसने उसको छल किया, उसके साथ धोखा दिया, लेकिन इसकी भावना क्या रही, उसने घृणा नहीं की, उसको छोड़ा नहीं, उसके आने का इंतजार करती रही। और आज वो कह रही है कि फिर भी तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी कि तुम वहां गए, ऐशो आराम में रहे, और क्या किया, तुमने शादी भी कर ली, विवाह भी कर लिया वो राजकुमारी के साथ। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मतलब प्रत्यक्ष मतलब हमने सामने सामने तुम्हें शुभकामनाएं नहीं दी। तुम्हारी हर उन्नति में हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करती रही और धन्यवाद देती रही कि मेरी प्रार्थना सफल हुई, मेरा त्याग सफल हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, क्योंकि मैंने अपनी प्रेमी को जो है आगे बढ़ाया उन्नति के मार्ग में, मैं बाधक नहीं बनी। मल्लिका ये कहना चाह रही है।
ठीक है। स्वगत कथन में वो अपने को कहकर मन को विश्वास दे रही है, ढाढ़स दे रही है, सांत्वना दे रही है। यहाँ पर पहली बार इतना बड़ा स्वगत कथन आया है मल्लिका का, जो इसके विचारों के जरिए आप जानेंगे कि मल्लिका कैसी है। चरित्र चित्रण में कोई एक उदाहरण देकर भी आप लिख सकते हैं। ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभियोग हो, मतलब जैसे दोष लगता है मुकदमे में, उसी तरह दृष्टि से उसे देखती है कि मतलब एक दोष लगा रहे हैं, एक मुकदमा चला रहे हैं, वैसे ग्रंथ को देखती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में ना रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। अंडरलाइन कर लीजिए। इसका अर्थ क्या है? मैं यद्यपि मतलब तुमने मुझे नहीं अपनाया, तुमने किसी और को अपनाया, बहुत कुछ तुमने वहां किया, लेकिन मैंने तुम्हें अपना माना। मैंने जो स्वीकारा तुम्हें, तो मैंने जीवन पर्यंत तुम्हें अपना माना। मेरे जीवन में तुम बने रहे, मतलब मैं तुम्हें नहीं भूली, या उस जीवन को जीती रही, जीवन को आगे बढ़ाती रही, एक इंतजार में, एक प्रतीक्षा में कि तुम जो सफल हो रहे हो तो मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। ये मल्लिका कह रही है। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। किस ये में किस आशय से कहा है? ये नहीं कि शरीरी रूप से तुम मेरे पास हो। मैंने मन से जो तुम्हें वर्ण किया है हमेशा मेरे मन में रहे। मेरे हृदय में वो कालिदास रूपी कवि हमेशा रहा और अब भी है। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की कुछ उपलब्धि है। वहां जाकर भी कालिदास ने कई रचनाएं की। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम आदि कई उसने पुस्तकें लिखी। तो जब वो पुस्तकें मल्लिका के पास आती थी, वो पढ़ती थी तो क्या खुश होती थी। वो मानती थी कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैंने जिसलिए कालिदास को वहां भेजा, क्या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसकी रचना को एक संबल मिले। और योग्यता का विकास तब होता है, पूर्ण होता है विकास तब पूर्ण होता है जब उसे प्रतिष्ठा मिले। तो यही मल्लिका चाहती थी कि तुम लिखते तो थे, योग्य तो थे, लेकिन तुम्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी है। तो वो जब ये प्रतिष्ठा जानती थी, आने वाले लोगों के द्वारा सुनती थी, तो उसे लगता था कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मैंने प्रेम के प्रति ये उदारता दिखाई, ये मैंने त्याग किया। ग्रंथ को घुटने पर रख लेती है। और आज तो मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। कितना दुख है मल्लिका के अंदर कि वो स्वगत कथन में पूछ रही है कि जो कालिदास अब तक उससे मिलने भी नहीं आया, वो आज पूछ रही है कि मेरा जीवन जिसे मैं सार्थक समझती थी, आज उसे तुम बेकार कर दोगे। मेरी भावनाओं को, उस सोच को, उस प्रेम को तुम बेकार कर दोगे। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती है। उद्विग्न मतलब यहाँ क्रोध भी है, जोश भी है, दुख भी है, सब मिला जुला रूप है। ऐसे ग्रंथ को वो देखती है। ये ग्रंथ क्या है? उसने पूरे कागजों से एक बनाया था, मोटा सा कॉपी, मोटा सा, उसे जिसे हम ग्रंथ कहते हैं। और वो चाही थी कि कालिदास जब आएगा तो इसको लिखने के लिए देगी। कालिदास इस पर अपनी रचना, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाले, ये ग्रंथ बनेगा। ये सोच था मल्लिका का कि जब कालिदास आएगा तो एक उपहार स्वरूप उसे देगी। आज वो उसी ग्रंथ को लेकर के बैठी है, उसको देख रही है, गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, और स्वगत कथन में वो आज अपनी मन की सारी भड़ास निकाल रही है, मन की व्यथा वो कह रही है स्वगत कथन में। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो। यहाँ पर संन्यास रूप पूछा कि जीवन से जो है तुम संन्यास ले सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती हूँ। उसने कहा कि मुझे मेरी आवश्यकता है, मैं अब वैसी नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? यहाँ पूछ रही है कि मेरे साथ जो बीता, जो मैंने किया है, क्या तुम कवि हो करके या शासक हो करके क्या तुम समझ सकते हो कि जीवन क्या है? मेरी दृष्टि से देखो, अपनी दृष्टि से नहीं। मैंने जो समझा, जो पाया, वो क्या है जीवन? क्या तुम देख सकते हो? तुम का मतलब कालिदास। कभी दुख होता है, कुछ होता है, तो आदमी अपने आप ही बड़बड़ाता है, अपने आप ही बड़बड़ा करके अपने को सांत्वना देता है और तरह तरह के प्रश्न पूछता है। यहाँ पर कलिका मल्लिका का वही रूप दिखाया गया है।
जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए, मैंने क्या क्या देखा, क्या से क्या हुई। देखो मल्लिका जो अंबिका माँ जो समझाती थी मल्लिका को कि जीवन की आवश्यकताएं, यहाँ मल्लिका उन्हीं बातों को याद कर रही है, उन्हीं बातों को अब दोहराने जा रही है कि जीवन की जो आवश्यकताएं हुई उसे क्या क्या से क्या बना दिया मल्लिका को। एक छंद बिछड़ने वाली सुंदर सी बालिका आज क्या हो गया उसका हश्र। उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है, मतलब गुस्से में आती है तब जो है अंदर के जो कमरे जहाँ वो जाती थी कपड़े वगैरह बदलने, शुरू में आपने पढ़ा होगा, वो दरवाजा खोल देती है, अंदर का दिखाती है। ये दृश्य रंगमंच पर दिखाया जा रहा है और पालने की ओर संकेत करती है। इस पालने में क्या है, एक बच्ची सो रही है, संकेत करके अब वो कहती है इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो, यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। जहाँ मल्लिका जोश में है, क्रोध में है, वो बता रही है, जैसे सामने उसे लग रहा है कालिदास खड़ा है, तो वो बता रही है कि देखो इस जीव को, ये जो बच्ची है, जो लड़की है, ये जो है एक मल्लिका है, फिर से मल्लिका पैदा हो गई है। अब माँ की जगह, अंबिका की जगह मैं हूँ जो इसे पाल रही हूँ, इसके भविष्य के लिए कुछ सोच रही हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। अंडरलाइन कीजिए, अभाव मनुष्य को क्या से क्या बना देता है, पूरा सार है इसमें, पूरा सार इस लाइन में है। यह मेरे अभाव की संतान है। अभाव का अर्थ आर्थिक अभाव यहाँ आया है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, कुछ ऐसे तत्व जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य पलायन नहीं करता है, आत्महत्या नहीं करता। एक जिसे आशा रहती है, प्रतीक्षा रहती है कुछ पाने की, हाँ कुछ संभावना होने की, तो इस कारण मल्लिका जी रही है। तो ये दिखा रही है अभाव की संतान है, मतलब मैं जब परेशानी में थी, माँ मर गई और मैं खाने खाने को भी तरस गई, तब क्या हुआ, ये संतान हुई, मैंने उस हालात से समझौता किया, मैं बारांगना के रूप में आ गई, अर्थात मैं मुझे वेश्या बनना पड़ा। यहाँ पर मल्लिका ये बता रही है जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका। जो भाव मतलब प्रेमी के रूप में मैंने तुम्हें माना तो तुम्हें ही माना, वो दूसरे को मैंने नहीं माना, मैंने आत्मा से तुम्हें माना है, शरीर से नहीं। परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं, मतलब कितने लोग शरीर के रूप में मेरे पास आए, आत्मा के रूप में नहीं, आत्मा में तुम ही थे, मैंने तुम्हें ही आत्मा से वरण किया, पर इस शरीर के रूप में ना जाने कितनी आकृतियां, कितने लोग मेरे पास आए उस अभाव के कारण, उस अभाव को पूरा करने के कारण। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, अंडरलाइन कीजिए, विशेषण मतलब किसी नाम को जो है और विशेष बना दिया जाए, एक उसे गुण जैसा कोई नाम दिया जाए, उपार्जित मतलब प्राप्त किया है, एक विशेषण मतलब मल्लिका के आगे एक नाम और लग गया, विशेषण और लग गया। और जब मैं अपनी दृष्टि में, मैं नाम नहीं केवल विशेषण, अब लोग मुझे नाम से नहीं पुकारते हैं, उस विशेषण के नाम से पुकारते हैं, उस विशेषण के जरिए मुझे जानते हैं, मल्लिका को नहीं जानते। विशेषण ये समझ लीजिए, उस विषय विशेषण क्या होता है, गुण और दोष को व्यक्त करना, गुण और दोष के कुछ नाम, तो ऐसे शब्द जो मल्लिका के साथ जुड़ गए हैं। अब आगे देखिए, किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। व्यवसायी कहते थे उज्जैन में अपवाद है, तुम बहुत सा समय बारांगनाओं के साथ सहवास में व्यतीत होता है। जो उज्जैन से आते थे व्यवसायी लोग, व्यापारी लोग आते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो अब ये वारांगना हो गई तो इनके पास भी आने लगे। तो वो बताने लगे कि कालिदास वहां पर रह करके एक नहीं कई कई वेश्याओं के पास जाता है, उनके साथ रहता है, कालिदास ऐसे ऐशो आराम में जीता है। वो सब कालिदास के बारे में बताते थे और मल्लिका सुनती थी। परंतु तुमने बारांगना का यह रूप देखा है, अपने बारे में पूछ रही है, मैं भी एक बार वेश्या हूँ, रुपए कमाने के लिए नहीं, जीवन यापन करने के लिए नहीं, मुझे अभी भी इंतजार है, प्रतीक्षा है उस प्यार का
उस प्रेम का जिसके लिए मैंने सर्वस्व बलिदान कर दिया, आज उसके उस जो बलिदान किया है उसमें उस अभाव की संतान कौन है, एक बच्ची के रूप में हमारे पास पड़ी है, और आज मैं अंबिका की तरह जीवित हूँ इसकी रक्षा करने के लिए, इसका पालन पोषण करने के लिए। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ। मेघ मालाएं मतलब बादल की श्रृंखलाएं, बादलों की कड़ी एक के बाद एक जो उड़ती जाती हैं आसमान में। तो मैं आज भी उसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाती हूँ कभी कभी, और उन बादलों को देखती हूँ। जब कभी वो कालिदास के साथ आकर के देखा करती थी, तो उन्हीं दिन को याद करके अतीत जीवी होते हुए वो उन मेघमालाओं को, उन बादलों के कतार को देखा करती है। उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती, जो कालिदास वहां जाकर लिखा था उसने, वो ग्रंथ इसके पास जो व्यवसायी आते थे लाके देते थे, तो मल्लिका उसे पढ़ती थी। तो यहाँ मल्लिका के चरित्र की विशेषता है कि साहित्य से उसको लगाव था, काव्य से उसको लगाव था, ये विशेषता एक हो गई। ठीक है। मैंने अपने भाव की कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया। कोष्ठ मीन कमरा। जो भावना का वर्ण मैंने किया था वो कमरा अभी तक वैसे ही सजा हुआ है। रिक्त नहीं होने दिया मतलब उसको खाली नहीं होने दिया। मैंने उस भावना को हटाया नहीं। मैं आज भी उसी प्रेम पाश में बंधी हुई हूँ, मैं आज भी उसमें जकड़ी हुई हूँ। परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? तुम इतने बड़े कवि हो गए, मेरा जीवन क्या हो गया, मेरा त्याग किस रूप में मेरे सामने आया है, क्या इसका अंदाजा लगा सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो? यहाँ मल्लिका कालिदास को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में समझ करके स्वगत कथन में कह रही है। तो ये देखो, नाटक की विशेषता एक है कि स्वगत कथन के द्वारा उसको गति दी जाती है, नाटक को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ नाटककार ने स्वगत कथन के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया है, उसको प्रवाह में बनाया है। ठीक है। और भाषा क्या है, सरल है, सबको समझ में आने लायक है, तत्सम है मतलब शुद्ध रूप है, लेकिन सरल है जो लोगों को समझ में आए, जन साधारण की भाषा अपनाई है। कोहनिया आसन पर रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते, वो अपने आप ही बोलती है कि तुम इतने ऐशो आराम में फंस गए, लोभ में पड़ गए, लालच में आ गए, तो तुम जो है मेरे जीवन में क्या बीता तुम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। तुमने लिखा था कि एक दोष, अपने ग्रंथ में ये कालिदास ने लिखा था, ये लाइनें अंडरलाइन कीजिए। एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक। चांद में कहा जाता है कलंक है, दोष है, उस पर भी दोष लगाया गया है, लेकिन चंद्रमा जब अपनी चांदनी फेंकता है तो वो कलंक सबको नहीं दिखता, वो भी कभी कभी छुप जाता है। ये कालिदास ने लिखा है अपने ग्रंथ में। तो यहाँ मल्लिका उस बात का विरोध कर रही है कि तुमने लिखा है कि चांद में जो कलंक है उसकी चांदनी के जरिए, उसके प्रसार के जरिए, चांदनी का जो प्रसार हो रहा है उसमें वो कलंक छिप गया, कोई नहीं जानता उस कलंक को संसार के निगाहों में। लेकिन आगे बता रही है मल्लिका, परंतु दारिद्र नहीं छिपता। बड़ा एकदम सही सटीक बात बताया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कलंक जो है, जो दोष किसी आदमी पर लगता है, दारिद्र मतलब गरीबी अगर हो, तो उस आदमी का दोष किसी तरह भी नहीं छिपेगा, किसी तरह भी वो उभर कर ही आएगा और गाढ़ा होता जाएगा और सबको दिखता जाएगा। दारिद्र जब आए वो कलंक किसी तरह भी नहीं चिपटा, नहीं मिट सकता, नहीं धुल्ला हो सकता। यहाँ मल्लिका ने कहा कि मेरी जो अवस्था है, मुझे जो विशेषण मिला बारांगना का, इस कारण, इस दारिद्र के कारण, इस अभाव के कारण, आर्थिक अभाव के कारण, जो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं भौतिकता के कारण, भौतिक वस्तुओं की चाह के कारण। ठीक है, समझ लिया कहानी का? नहीं छिपता, छिपता ही नहीं।
100 गुणों को भी छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। मतलब मनुष्य में बहुत गुणों का ढेर हो, आगार हो गुणों का, लेकिन एक अगर कलंक लग गया तो धीरे धीरे करके उन गुणों को नष्ट कर देता है। लोग उस कलंक के आगे उन गुणों को नगण्य कर देते हैं, मानते ही नहीं, उसको जो है व्यक्त ही नहीं करना चाहते, दूसरों को बताना नहीं चाहते कि एक दोष है तो क्या हुआ, लेकिन ये कितनी अच्छी है, कितने गुण इसमें है, ये कोई नहीं बताता। तो आज मल्लिका को अब मल्लिका के नाम से कोई नहीं जानता। क्यों? इस बात, इसी के संदर्भ में ये मल्लिका कह रही है कि उसको एक विशेषण मिल चुका है। इस बात का? बारांगना। बारांगना मतलब वेश्या। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है। अंतर्मुख मतलब अपने में लीन हो जाती है, मगन हो जाती है मल्लिका। परंतु मैंने यह सब सह लिया। यहाँ मल्लिका कह रही है, मैंने सह लिया है इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो। धीरे धीरे मेरा यहाँ जीवन खत्म होता रहा, अभावों में वो लिपटता रहा, मट्टी में धंसता जा रहा था, पाताल में जा रहा था। लेकिन मुझे क्या था? मुझे धैर्य था, शांति था। क्या? जिस लिए मेरा ये जीवन हुआ, जिसके लिए मैंने किया ऐसा जीवन, वो बन रहा है, वो उन्नति कर रहा है, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है। ये मल्लिका को संतोष था, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। मैंने अपना अस्तित्व माना ही नहीं। यहाँ अंडरलाइन करके लिख लीजिए, मल्लिका ने अपना अस्तित्व नहीं माना, वो अपने को एकदम मिला दी है कालिदास में। उसने अपना अस्तित्व कालिदास का अस्तित्व मान लिया। तो तुम बन रहे हो, तो मुझे लगता था कि मैं बन रही हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। मैं अपने को तुम में देखती थी, मतलब मेरा तुम्हारा अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। तुम बनोगे तो मैं बन जाऊंगी, तुम्हें प्रसिद्धि होगी तो मुझे खुशी होगी। ऐसा मेरा प्रेम है, ऐसी कोमल भावना है, पवित्र है, निश्चल है और निस्वार्थ है। मैं खुश होती रहती हूँ तुम्हारी उन्नति को देखकर। यहाँ प्रेम की परिभाषा दी है मोहन राकेश ने। और आज यह सुन रही हो कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, मतलब इस जीवन का क्या अर्थ? मैंने इतना जो कुछ किया अपने कालिदास के लिए किया, और सब व्यर्थ हो गया। आज तुम उस प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचकर तुम इससे संन्यास ले रहे हो। तुम विरक्त हो रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, मतलब विरक्त हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। अंडरलाइन कीजिए, मेरी सत्ता मतलब मेरा जो अधिकार था, बोध से, मेरा अभी भी मैं समझती हूँ कि तुम्हारे साथ जो मेरा प्रेम था उस पर मेरा ही अधिकार है। तुम वहां जाके अपनी इच्छा के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण ऐशो आराम में लिप्त हो गए। मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि जो अभाव में रहता है उसे जब कुछ मिलता है तो वो भटक भी सकता है। मैं उसे बुरा नहीं मानती, मैं सही मानती हूँ। लेकिन क्या हुआ? मैं अपनी सत्ता का बोध, मतलब मैं अधिकार तुम पर मानती थी। मैं जानती थी तुम विवाह कर सकते हो, शासक बन सकते हो, कुछ भी तरह तरह की जो है काम कर सकते हो, लेकिन मेरा जो अधिकार है प्रेम का, वो सिर्फ तुम मुझसे ही कर सकते हो। वो प्रेम तुम किसी को नहीं दे सकते हो। ये मल्लिका का विश्वास है, मन ही मन सोचती है, और स्वगत कथन में ये कहती है कि मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे, इस तरह मुझे अलग कर दोगे, एक झटके में तुमने तोड़ दिया वो अधिकार, जो मेरा अधिकार था, जो तुम बन रहे थे। बिजली कौनती है, मेघ गर्जन सुनाई देती है। देखो, यहाँ बिजली कड़कना और बादलों का गरजना भी इसी की अनुभूति कराता है कि मन के अंदर भी किस तरह मेघ गरज रहे हैं। वो दुख, वो जो कहना चाहती है, वो आज बोलकर जोर से गरज कर निकलना चाहती है। जो मन के अंदर जो इतने दिन की व्यथाएं हैं, जो निशब्द हो चुकी थी, वो आज कुछ शब्दों में ढल रही हैं। अकेले में मल्लिका स्वगत कथन के द्वारा अपनी, वो स्वगत कथन के द्वारा अपनी व्यथा को कह रही है। ठीक है, वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ। किंतु यहाँ मल्लिका सोच रही है कि आज भी वही दिन है जब तुम गए थे, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ घूम कर आई थी और
माँ के साथ बहस हुआ था, तर्क हुआ था, शादी के रिश्ते के बारे में मैंने मना किया था और तुमको मना करके उज्जैनी भेजा था कुछ बनने के लिए। आज भी वैसा ही दिन है। आषाढ़ का, आषाढ़ मतलब एक महीना, हिंदी का एक महीना, आषाढ़ का वही वर्षा का प्रारंभिक काल है। बादल वैसे ही गरज रहे हैं, बिजली वैसे ही चमक रही है। ठीक है। पुनः बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। और आगे देखो, ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। बाहर जो दरवाजा था वो धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत बिछत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में खड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ कालिदास का प्रवेश होता है। जो विश्वास था मल्लिका का कि ये संन्यास नहीं ले सकता, वो सही था। आज कालिदास विरक्त होकर सबसे यहाँ पर आता है, मल्लिका के दरवाजे पर। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द पर उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है, मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती। क्या ये सपना है? जो सपना खत्म हो चुका था, जो कल्पनाएं हम मेरे सोच थी कि कभी ये आएगा, हमसे मिलेगा, उस प्रेम को समझेगा, वो तो खत्म हो चुका था। आज मैं क्या की क्या हो गई। तो अचानक उस कालिदास को सामने देखकर जड़ सी, मतलब कुछ नहीं बोल पाती है, कुछ रिएक्शन नहीं दे पाती है और खड़ी हो रह जाती है। कालिदास, संभवतः पहचानती नहीं हो? कालिदास कहता है, क्या पहचान नहीं रही हो कि मैं वही कालिदास आया हूँ तुम्हारे पास? मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। छत बिछत सा मतलब थका हारा आया है तो बैठना भी चाहता है। तो प्रकोष्ठ मतलब कमरे के चारों ओर देखता है कि हालत कैसी हो गई है, कितने अभावग्रस्त है कमरे की भी हालत और मल्लिका की भी हालत। तो मल्लिका को ऊपर से नीचे तक दिखता है, आज मल्लिका में भी बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। तो इस अर्थ में कालिदास उसे भी देखता है और थोड़ा आराम करने के लिए, शरीर के थकान को आराम देने के लिए एक आसन, एक बैठने के स्थान पर चला जाता है। और न पहचानना ही स्वाभाविक है। तब वो मल्लिका से कहता है, ठीक है नहीं पहचान रही हूँ, ये तो आवश्यक है, स्वाभाविक है, मैं इतने दिन तुमको पूछा नहीं, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही। क्योंकि कालिदास कह रहे हैं, मैं वो व्यक्ति तो नहीं हूँ, आज मैं क्या हूँ, प्रियंगु मंजरी का पति हूँ, मैं कश्मीर का शासक हूँ। तो मैं वो कवि कालिदास तो नहीं हूँ जो इस पर्वतीय भूमि पर एक छोटे से गांव में तुम्हारे साथ साधारण सा ग्रामवासी बनकर घूमा करता था। आज मैं वो नहीं हूँ, मैं तो बदल गया हूँ। तो स्वाभाविक है, ये सच है कि तुम मुझे ना पहचानो, दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है, अपने को आराम देता है। मैं सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। कालिदास बता रहा है कि सच में मैं भी स्वयं को नहीं पहचान रहा कि मैं क्या हूँ, पहले क्या था, क्या हो गया, मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सा विचार मंथन है, मैं खुद को नहीं जानता कि आज मैं कौन हूँ, कवि कालिदास या एक शासक। और क्या तुम नहीं पहचान रही हो? क्या पूछता है। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, क्या तुमने सोचा था कि मैं कभी नहीं आऊंगा? ये जो है कालिदास प्रियंगु मंजरी से पूछता है। फिर उसके बाद मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ जाती है। मतलब उसे आश्चर्य तो है ही, किसी वो प्रत्यक्ष मानकर अपनी सब बातें कह रही थी। वो सोची नहीं थी, अब उसकी आशा निराशा में बदल गई थी कि कालिदास आएगा। तो वो जो है कालिदास को देखती हुई अभी तक जो शब्द निशब्द खड़ी थी, वो अब आगे बढ़ती है और कहती है, आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, मतलब कालिदास तुम ही हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। क्या मैं मल्लिका ही हूँ जो आज तुम मेरे पास आए? मैं ही वो हूँ, पुरानी मल्लिका, कि तुमने आज मुझे याद किया, इस अर्थ में है कि तुमने मुझे याद किया और मेरे पास आए। कालिदास, देख रहा हूँ तुम भी वह नहीं हो। यहाँ कालिदास जो भौतिक चीजों को बाहरी आकर्षणों में पड़ा था, उस अर्थ में यहाँ बोल रहा है, तुम भी वह नहीं हो।
चेहरे मोहने से भी बदल गई है, कमरा भी बहुत कुछ परिस्थितिवश बदल गया है। सब कुछ बदल गया है या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। यहाँ कालिदास कह रहा है कि सब बदल तो गया है, मैं देख रहा हूँ। क्या इधर वो मल्लिका से पूछ रहा है कि क्या ये परिवर्तन जो मैं देख रही हूँ कि तुम में बदलाव आया है, हर परिस्थिति में बदलाव आया है, क्या ये कालिदास के परिवर्तन के कारण मैं देख पा रहा हूँ, मेरी दृष्टि का परिवर्तन है? यहाँ कालिदास मल्लिका से पूछता है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। मल्लिका कह रही है कि ये स्वप्न नहीं है, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि कालिदास मेरे सामने है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। यथार्थ मीन वास्तव में सच है, ये सच है कि मैं यहाँ पर हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देखूं। कश्मीर से मैं चला तो कई दिन की यात्रा मैं कर रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ लेके वो नहीं निकला था, पैदल ही आ रहा है। टूटा हारा मतलब मन से भी मैं टूट चुका हूँ, हर तरफ से मैं विरक्त हो चुका हूँ। मैं एक आशा लेके तुम्हारे पास आया हूँ, सच्चाई को देखने के लिए कि यहाँ की सच्चाई क्या है, यहाँ की वास्तविकता क्या है। मल्लिका, बहुत भीग गए हो, फिर वही अपनत्व आ जाता है, वो तो चाहती ही थी कालिदास को वैसे ही। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं यहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारे लिए सूखे वस्त्र नहीं है, मैं मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। कालिदास कहता है कि मैं भीगा हूँ, चिंता मत करो कि मैं भीगा हूँ, बीमार पड़ जाऊंगा, इसकी चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। कितना सही कहा है, अंडरलाइन कर लीजिए कि फिर से उन सब सांसारिक चीजों के मोह माया में जो मैं पड़ा था, उनसे भाग कर फिर से मैं वो पर्वतीय प्रदेश में आकर प्रकृति की गोद में भीग कर, ये मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं इन सबको अपने बाहों में भीज लूं, मेरा रोम रोम इस बारिश में सीग जाए, भीग जाए, मैं पुनः उसी अपनी अवस्था में लौट आऊं। ये एक मेरी महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, ये भी मुझे आनंद दे सकता है। यहाँ मल्लिका को समझा रहा है। बरसों बाद भीगा हूँ, मतलब बरसों बाद मैं अपने उसी वेश में आ गया हूँ जो मेरी आत्मा पहले थी। आज भी वो आत्मा है, आज भी उसी प्रकृति को मैं चाहता हूँ, आज भी मैं तुमको मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यहाँ कालिदास समझाना चाहता है, अब सूखना नहीं चाहता, मतलब मुझे अब वो सब चीजें नहीं चाहिए। सूखना नहीं चाहता मतलब मेरे अंदर जो पहले हरियाली थी, जो सूख चुकी थी, सृजन शक्ति खत्म हो चुकी थी, मैं अब इन सब में वापस आकर भीग कर मैं सूखना नहीं चाहता हूँ, पुनः वो प्राप्त करना चाहता हूँ जो मैं पीछे छोड़ गया था। कुछ लालच में मोह में फंस गया था, मैं उस चीजों को फिर प्राप्त करना चाहता हूँ। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई। चलते चलते बहुत थक गया था, ये पथिक कह रहा है एक रास्ते के बारे में कि मार्ग मैंने अपने लक्ष्य तक आने में बहुत दिनों तक चला। और दूसरे अर्थ में क्या है, मैंने इस जीवन को जीने में जो भी समय बिताया, इससे मैं थक गया। इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए मैंने जिस प्रकार ये जीवन जिया, उससे मैं विरक्त हो गया हूँ, थक गया हूँ, मुझे अब ये नहीं चाहिए। सारी थकान वर्षा ने क्या की, वापस मैं जब लौटा हूँ अपने उसी मातृभूमि पर, अपनी प्रेसी के पास, तो क्या हुआ, सारी थकान आज लग रही है कि सब मिट गई। अंदर के जो अंधेरे थे, जो उदासीनता थी, सब खत्म हो गई है। आज पुनः मुझे क्या एहसास हो रहा है कि मेरे में वो ऊर्जा वापस आ गई है। ऐसा कालिदास मल्लिका से कहता है। तो ये नेक्स्ट जो है हम आपको अगले सप्ताह पढ़ाएंगे। कल आप ले आएंगे संस्कृति क्या है, हम पढ़ाएंगे गद्य संकलन में। यहाँ तक हम समाप्त करते हैं, आज समय हो रहा है।